हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में। तो स्टार्ट किया जाए। आज है चौथा दिन 12th के क्लास का। कुल 3 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स के, एमसीक्यूज के। आज के चौथे लेक्चर में हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। 12th में दूसरा चैप्टर है और आज के सेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023-2018 में पूछा गया है। विशिष्ट चालकता की इकाई है। आपको विशिष्ट चालकता की इकाई बतानी है। इकाई क्या होती है? अर्थात यूनिट, मात्रक, जिसे आप यूनिट या इकाई या मात्रक कहते हैं। तो देखो, होता क्या है कि आप मात्रक रटते हैं और आप मात्रक भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत करके ही आते हैं। तो रटना मना है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मैंने पहले लिख रखा था, रटना मना है। रटना मना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को समझ लीजिए, सीख लीजिए। तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब बताइए, 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। अगर आप लोगों ने रट करके इसका मात्रक विशिष्ट चालकता का याद किया होगा तो पक्का भूल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर है। -2, -1, -1 भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और तुक्का मार के आओगे और तुक्का गलत हो गया तो आपका अंक चला जाएगा। तो आपको कैसे करना है, आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है, सीखनी है। अब विशिष्ट चालकता का मात्रक आप निकालना सीख लीजिए तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो विशिष्ट चालकता होती है कप्पा। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/ρ होता है। और रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? 1/ρ बराबर क्या होता है? RA/L। RA/L यानी यहाँ पर L मतलब क्या हो गया? L/RA। L/RA। तो कप्पा बराबर क्या हो गया? L/RA हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, L/RA हो गया। अब RL का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। A का मात्रक क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपका क्या आंसर बचेगा बताइए? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ढूंढ लीजिए आपको किस ऑप्शन में इस आंसर को दे रखा है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी आंसर। सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब अगर किसी बच्चे को ये भी ना अगर पता हो कि RA/L या रो बराबर L/RA कहाँ से आ गया, तो आपने रो विशिष्ट प्रतिरोध तो पढ़ रखा होगा। विशिष्ट प्रतिरोध तो पढ़ा होगा। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो कैपिटल R होता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। प्रतिरोध जो कैपिटल R होता है वो समानुपाती होता है। किसके? लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर करोगे तो आपको एक स्थिरांक लेना पड़ेगा, रो लिया जाता है, L/A हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका रो है, रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये रो को रोक लीजिए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये R के साथ A आ जाएगा, तो RA/L हो जाएगा। तो रो बराबर आपका RA/L है, तो रो बराबर RA/L हो गया, यानी L/R हो गया कप्पा। ठीक है, और L का मात्रक क्या है? लंबाई का सेंटीमीटर। R का मात्रक ओम है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है ना, ये आपके पास कोई चालक है, ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये, और ये इसकी क्या है? लंबाई है L। ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो R किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थ्योरी के क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं। और ये सवाल जो है 2023 से 2018 में पूछा गया है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपको और भी अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो कौन नहीं है, कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत अपघट्य नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं, इसको जरूर सर्किल कर लीजिए, क्यों, कई नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत होने की संभावना रहती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, विद्युत अपघट्य पदार्थ तुमने पढ़ लिया और तुरंत लगा दिया पहले ही ऑप्शन सही। तो ध्यान दीजिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और ये आयन फिर विद्युत वाहक का कार्य करते हैं, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर ये आवेश को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो जल में कौन आयनित हो जाएगा, देखिए आंसर इसका करते हैं। इसे हल्का और सरल प्रश्न ना समझे, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, गलती होने की संभावना यहाँ भी है। पहली गलती तो यहीं पर हो सकती है, विद्युत अपघट्य तुरंत NaCl लगा दिया। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसका मतलब ये जो है ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। कौन नहीं है ये पूछा गया है। इसमें देखिए अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4NO3। ये भी विद्युत अपघट्य है क्योंकि ये भी टूट जाएगा, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में वियोजित हो जाएगा, तो यह भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या है, अर्थात HNO3। HNO3 को भी जल में घोलने पर ये आयनित हो जाता है, H आयन देता है और नाइट्रेट आयन देता है, इसको भी जल में घोलने पर ये आयनित हो जाता है। लेकिन अगर हम बात यूरिया की करें जिसका फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ये एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है ये? सहसंयोजी यौगिक है, ध्यान रखेंगे, सहसंयोजी यौगिक है ये। और चूंकि सहसंयोजी यौगिक है पूरी तरह से, तो ये आयनित नहीं होता, ये जो है आयनित नहीं होता, आयनन की क्रिया ही नहीं होती, अपने आयनों में वियोजित नहीं होता, तो इसलिए यही विद्युत अपघट्य नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारी जो तलाश है वो यहाँ पर आकर के समाप्त होती है। जो बी यूरिया है वो विद्युत अपघट्य नहीं है, बाकी नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये सभी विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, पहली जो वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज की डाली थी उसमें बहुत सारे ढेर सारे व्यूज आए थे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो व्यूज हैं अब कम हो रहे हैं। जो आगे की वीडियो डाली जा रही है आप लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, अलग से मेहनत की जा रही है, और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो धीरे धीरे मोटिवेशन हो जाएगा, तो टीचर फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो एनर्जी कब आती है, सीधी सी बात है, ऑडियंस से ही एनर्जी आती है। अब अगर ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे तभी तो पढ़ाने का कोई मतलब है। अब कुछ ही लोग अगर जुड़ेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमारी जब चीज़ जो मैं अपना यहाँ पर एजुकेशन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच ही नहीं रही है तो फिर उसको क्यों कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप हों उन सभी में भेजिए, जिससे कि ये कंटिन्यू लगातार सतत जारी रहे। ठीक है, तो लाइक तो कर ही दो यार कम से कम। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, इसका आंसर क्या था, हमारा यूरिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए अगला सवाल। अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं, अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ कौन होते हैं? पहली बात तो विद्युत अपघट्य तो चालक है ही है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। एक कैसे हैं? दुर्बल हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य हैं। दुर्बल और प्रबल को किस आधार पर नाम दिया गया है ये भी समझें। ऐसे विद्युत अपघट्य जो विलयन में, जो जल में घोलने पर लगभग पूर्ण आयनित हो जाते हैं, यानी अधिक आयनित होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो जैसे कि आपका NaCl है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है,
ये सब प्रबल विद्युत घट्ट हैं। Na2SO4 है, ये सारे के सारे प्रबल विद्युत घट्ट हैं जो जल में अधिक आयनित होते हैं। दुर्बल विद्युत घट्ट ऐसे होते हैं जो जल में कम आयनित होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, ठीक है। NH4Cl बहुत कम आयनित होता है। CH3COOH है, ये भी एक दुर्बल विद्युत घट्ट है। तो ये कम आयनित होते हैं। जो दुर्बल विद्युत घट्ट होते हैं वो कम आयनित होते हैं, कम आयनित। दुर्बल विद्युत घट्ट कम आयनित होते हैं। प्रबल विद्युत घट्ट जो होते हैं वो अधिक आयनित होते हैं। NaCl का लगभग पूर्ण वियोजन हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है, तो अधिक आयनित होते हैं, इसलिए प्रबल विद्युत घट्ट हैं। ये कम आयनित होते हैं, इसलिए ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं। ये कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, अधिक आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। उत्प्रेरक से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, उत्प्रेरक का कोई मतलब नहीं। तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं। तो चालकत्व वाला विलयन वो है जिसमें विद्युत अपघट्ट है, लेकिन विद्युत अपघट्ट भी कैसा हो? प्रबल हो। विद्युत अपघट्ट भी अगर प्रबल होगा तो वह अधिक आयनित होगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा तो वह अधिक आयनित होगा, और अधिक आयनित होगा तो विलयन में आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। और आयन ही तो विद्युत धारा बहाने का कार्य कर रहे हैं विलयन में, आयन ही तो विद्युत वाहक का कार्य कर रहे हैं, इसलिए विलयन की जो चालकता होगी वो अधिक हो जाएगी। और यही हमसे पूछा गया कि अच्छे चालकत्व वाले विलयन, चालकता किसकी अधिक है? तो प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, जिनमें आयनों की संख्या अधिक रहती है। अधिक आयनित होंगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा? अधिक आयन होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? अधिक आयन होंगे। अधिक आयन होंगे तो वो क्या होगा? चालकता अधिक हो जाएगी, क्योंकि किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या और उनके आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, आयनों की संख्या अधिक होगी तो अधिक विद्युत जो विलयन होगा वो अधिक विद्युत चालक होगा। आयनों की संख्या कम होगी तो वो विलयन कम विद्युत चालक होगा। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होता है उसमें आयनों की संख्या अधिक होती है, लगभग पूर्ण आयरन हो जाता है, वो अधिक आयनित होता है, इसलिए अधिक आयनित होने की वजह से आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, और आयनों की संख्या अधिक होने के कारण उसका चालकत्व अधिक हो जाता है। तो अच्छे चालकत्व वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। कई लोग इसको भी टिक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन अपने आप में सरल नहीं होता, अगर आप डीप में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाती हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है n/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता। अंडरलाइन कर लेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी कप्पा, विशिष्ट चालकता बोलें तो कप्पा कितनी दी हुई है? 0.02765 म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। म्यू ओम इनवर्स या म्यू, ठीक है। ओम कैसे लिखा जाता है? ओम ऐसे लिखा जाता है। अब ओम इनवर्स का मतलब ओम का उल्टा, तो ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा कर दो, स्पेलिंग उल्टी कर दो, MHO तो म्यू हो जाएगा। तो ये ओम इनवर्स को ही म्यू लिखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आपको ये नहीं आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी 100%। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है? यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, पाई ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए आप इसका आंसर क्या होगा? पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर होता है कप्पा इंटू आर होता है। ठीक है, कप्पा इंटू आर। तो यहाँ पर जो कप्पा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.00275 गुणा कैपिटल आर कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। इसे आप जब गुणा इसकी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 2 जीरो ये है, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, और 400 तो 28, 28 और 2 कितना हो गया? 30, और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 4 पंजे 20, ये तो 2 जीरो हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग नहीं, हाँ यही गड़बड़ हो गया। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, 4 तो 28, 28 2 कितना हो गया? 30,
और 4 दूनी 8 और 3 11। हाँ अब सही है, 8 3 11 है। ठीक है, दशमलव कितने के बाद है? 1 2 3 4 5 6 के बाद में, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका पाई आ गया इतना 1.106000। ठीक है, 000। ओके, तो अब इसका मात्रक क्या होगा, तो थोड़ा मात्रक पर डिस्कस कर लेते हैं। कप्पा का मात्रक अभी हमने आपको कराया है, क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स वैसे दिया भी है, कप्पा का मात्रक म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स या म्यू कुछ भी रख सकते हो, और सेंटीमीटर इनवर्स। और आर का मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक होता है ओम। ठीक है, यहां पर मात्रक दे रखा है म्यू सेंटीमीटर इनवर्स, या म्यू को हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और म्यू। तो ओम इनवर्स और ओम कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपका? सेंटीमीटर इनवर्स ही तो बचेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स आपका रह जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स मात्रक होगा, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। यूनिट बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट किसकी क्या है। अगर आपको यूनिट नहीं पता है, आप यूनिट लिख करके नहीं आते हैं, तो एग्जामिनर को पूरा अधिकार है आपके मार्क्स को काटने का। ठीक है, काटना भी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट ही नहीं है तो उस संख्या का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ 10 लिखा है, 10 का कोई मतलब? 10 क्या है? 10 पेन है, पेंसिल है, मीटर है, लीटर है, ठीक है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, क्या है? इससे आप क्या 10 क्या है? 10 तो कुछ है या गिनती है किसी चीज की। ठीक है, रावण के 10 सिर थे, हैं? तो गिनती है या क्या है? अब यहाँ लिख दो 10 सिर लिख दीजिए रावण के। तो कहने का मतलब अगर मात्रक नहीं है किसी संख्या के आगे लगा हुआ, तो उस संख्या का कोई महत्व तो नहीं होता है, महत्व तो उसके मात्रक से ही होता है। तो मात्रक निकालना सीखिए, रटना मत सीखिए। पाई का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स अगर रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको ये आता है तो फिर आप आराम से इसके मात्रक को कर सकते हो। ऐसे कितना रटोगे? जो खास चीजें उनको केवल याद रखिए, बाकी का निकालना सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.10600। तो इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये सारे ऑप्शन जो है गलत हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, जो सबको आते हैं सब सही करके आते हैं। अगर उन प्रश्नों को भी आप गलत करके आए तो आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर बे प्रश्न आपके एग्जाम के दौरान गलत हो रहे हैं जो और सबके सही हो रहे हैं, तो फिर आपकी रैंक डाउन हो जाएगी, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ऐसे बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोड विभव की बात चल रही है कि इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करेगा, तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इसलिए करेगा, क्यों करेगा? धातु की प्रकृति पर। कुछ धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, कुछ धातुओं में त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर ऐसी दो धातुएं आप पास में ले आते हैं, एक धातु का एनोड एक धातु का कैथोड बनाया जाता है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की वाली धातु की तरफ जाने लगता है। यानी जिसका हम एनोड, जैसे कि आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि ये हमने एक जिंक ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया, कापर ले लिया, तो क्या होता है, ये कापर ले लिया, ये हमने जिंक ले लिया, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगता है, कापर में जाने लगता है। डेनियल सेल में आप लोगों ने पढ़ा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगता है, कापर में जाने लगता है। यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो धातु की प्रकृति, अब धातु कापर में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं है, जिंक में ज्यादा है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो वैसे तो धातु इलेक्ट्रॉन ही त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती ही है, लेकिन अब एक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रही तो दूसरी को ग्रहण करना पड़ेगा, और ग्रहण कौन करेगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर धातु की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करेगा, पक्का करेगा। ताप पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, आपको लिखाया गया है, जो टेम्परेचर होता है
आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव बताया जाता है, तो वहां क्या बताया जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 वायुमंडलीय दाब और 1 मोलर जलीय विलयन में जब किसी धातु की क्षण को डुबाया जाता है तो उसके विभव को हम क्या कहते हैं? तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव उसको बोला जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो। तो यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है और कंसंट्रेशन पर भी कर रहा है। धातु की प्रकृति पर तो करेगा ही करेगा, लेकिन टेम्परेचर पर भी करेगा, टेम्परेचर पर भी करेगा और विलयन की मोलरता, मोलरता क्या है? सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ही तो है, तो मोलरता m, 1 m विलयन में डुबाएंगे, तो मोलरता पर भी निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर तो करता ही है, यानी इस पर भी निर्भर करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, यानी सब पर करेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर सही आंसर हैं, ठीक है। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है, मुझे संध्यान नहीं है, लेकिन ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछा गया है, थोड़ा नहीं, खूब पूछा गया है, खूब पूछा जाता है। हल्के फुल्के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार थोड़े अच्छे लेवल वाले जो कंपटीशंस होते हैं उनमें भी इस तरह से क्वेश्चन वो दे देता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक नहीं है। तो चूंकि हम लोग क्या है कि थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहे हैं, ऐसी टिक मार दिया तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने शुरू में ही कहा है, पहले लेक्चर में ही कहा है कि भले ही क्वेश्चन की संख्या कम रहे, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक टॉपिक की तरह उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो मैं केवल आपके ऑब्जेक्टिव कवर नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे उस टॉपिक को भी थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और अच्छे क्वेश्चंस की और अच्छे ऑब्जेक्टिव्स की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दैट्स ऑल।